अब हमने जब डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा या स्लोप के बारे में पढ़ा, तो डोंट यू थिंक वी हैव फोकस्ड ऑन अ सिंगल पॉइंट एंड दैट वाज चेंज एंड नॉट जस्ट चेंज, इट वाज रेट ऑफ चेंज। अगर मैं अपने जीवन में कितना बदला इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ मैं अपनी बीवी के रिस्पेक्ट में, गर्लफ्रेंड के रिस्पेक्ट में कितना बदला, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ दैट विल मेक सेंस। उसे बदलना कहते हैं, बाकी सब तो फर्जी है, ठीक है, दैट्स व्हाट दे थिंक। ओके, तो लगा इंटीग्रेशन का सिंबल और भैया बहुत सारे छोटी 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 डी वाई अगर आप जोड़ेंगे तो आपको मिलता है डेल्टा वाई, और यहां है आरडीएक्स जिसे लगाकर आप चाहें तो उड़ा सकते हैं सवालों को, ठीक है। तो डेल्टा वाई इज, तो ये जो चेंज मिला ये क्या कहना चाह रहा है, तो अपने कैलकुलस में दिखाई था कि ये तो भैया एरिया कह रहा है, और सिर्फ एरिया नहीं, सिर्फ एरिया नहीं, एरिया के साथ और भी कुछ शब्द लगाने पड़ेंगे, एरिया अंडर अ कर्व, एरिया अंडर कर्व पर आते हैं। अब नाउ व्हाट इज एरिया अंडर कर्व, डेफिनेशन है, बड़ी मेहनत से लिखी है, जरूर उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर चले जाएंगे लेमन टर्म में, समझने की इच्छा है हमारी तो भैया 2 मिनट के समझिएगा। मान लीजिए y इज इक्वल टू f ऑफ x है, और सेम वे में x इज इक्वल टू f ऑफ y है, दोनों हो सकता है ना, कर्व तो दोनों हो सकते हैं। अगर ये वाला गिवन कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x है, ऐसा लिखने का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, जब आप ऐसा लिखते हैं या ऐसा लिखते हैं, इसका क्या मतलब, उसकी चेंज हो रही थी, उसका रेट था मेरे पास, उसका चेंज होने का जो रेट था वो था मेरे पास, तो मैंने उसको वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट कर दिया, फिर मैंने देखा भैया हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, फिर मैंने कहा कि चलो इसका जो एरिया है वो निकाल देते हैं और मुझे टोटल चेंज मिल जाएगा। मैंने कहा यार ठीक है, क्वांटिटी में चेंज चाहिए कुछ समय बाद, क्योंकि वो चीज बदल रही थी और मुझे कुछ समय बाद उस क्वांटिटी का चेंज चाहिए, तो उसके लिए पहले मेरे पास उसका चेंज होने का रेट होना चाहिए। तो वेलोसिटी के चेंज होने का रेट, हर पॉइंट पर जो वेलोसिटी के चेंज होने का रेट है उसे क्या कहते हैं, ओहो इतना सोचना पड़ रहा है, वेलोसिटी के चेंज होने का रेट कहलाता है एक्सीलरेशन, वी नो दिस, ठीक है। और अगर नहीं तो आगे जाएगा लेक्चर्स इसके पहले के, ये सरकार ए बाहर निकाल लो क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, गोली मार देंगे, ठीक है। अभी ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो मुद्दा ही खत्म भैया, हेडिंग डालिए यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन एंड लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन, नो, उसी पॉसिबिलिटी पे तो चर्चा है भाई, ठीक है। तो ये इधर वाला जो आरएचएस वाला पोर्शन है वो कह रहा है एरिया अंडर एटी कर्व, एक्सीलरेशन टाइम कर्व फ्रॉम t1 टू t2। चलिए तो एरिया है, तो चेंज इन वेलोसिटी इज ऑब्टेन्ड बाय द एरिया अंडर एटी कर्व फ्रॉम t1 टू t2, यानी जिस टाइम इंटरवल और सेकंड स्क्वायर, और डेल्टा टी का यूनिट होगा डेल्टा एच, ओके बिल्कुल गलत, डेल्टा टी यानी टाइम, 2 टाइम अगर सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे तो तीसरा भी टाइम ही होगा, स्पीड वेलोसिटी एक्सीलरेशन नहीं, यानी सेकंड, और जब मीटर पर सेकंड स्क्वायर को सेकंड से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 1 सेकंड अपने आप ले बीतेगा और यूनिट बचेगी मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड हमें पता है पहले से कि वेलोसिटी की यूनिट होती है, बट टेक्निक है कहीं ना कहीं वेलोसिटी से लिंक्ड है, मैं नहीं कह रहा वेलोसिटी ही दे देगा, सी चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, लेट्स से इनिशियल क्वांटिटी इज 0, दैट मींस यू आर गेटिंग वेलोसिटी, देन इन दैट केस भैया अगर इनिशियल 0 था तो जो भी एरिया मिला वो फाइनल है, यानी मैं सीधा कह सकता हूं एरिया अंडर द कर्व इज वेलोसिटी, बट जैसा ही मैंने ऐसा कह दिया आप इसको घर ले जाएंगे, और घर ले जाएंगे तो इतना पालेंगे पोसेंगे कि उसको बड़ा करके यहां बिठा के छोड़ देंगे, फिर आएगा एग्जाम का दिन, और एग्जाम के दिन जो आप शांति से अपने दिमाग में बिठाते हैं क्योटिक सिचुएशन में नहीं, या अपने हाथों से, आपसे पहला काम क्या है, सेट कर दो, ठीक हो गया पूरा। अरे सर ये तो 0 से t1 ही होगा, तो ये वाला जो एरिया होगा 0 से t1 वाला, सर ये तो a1 होगा, और इससे जो एरिया मिलेगा वो हमको चेंज इन वेलोसिटी देगा, बट वो चेंज इन वेलोसिटी विल बी फ्रॉम 0 टू t1, गलत होगा। अब ये एरिया है डिकम्पोजेबल एरिया, ठीक है, कौन सा डिकम्पोजेबल, ज्योमेट्रिकली डिकम्पोजेबल, यानी आप इस पर्टिकुलर गिवन शेप को उस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं कि जहां पर डिफरेंट पार्ट्स आर नोन शेप्स, पाई ए इंटू बी शो ऑफ कर रहा है बोल बोल के आदमी, लेकिन कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, पढ़ाएगा तो देख लेंगे, अभी क्या जरूरत जितनी इतना काम, बाद में बढ़ता जाएगा अपना नाम। और इसी बात पर आते हैं एटी कर्व, और उसमें सबसे पहला पॉइंट, सर एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व क्या देगा। अभी तक तो हमने ये देखा कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर देता है चेंज इन वेलोसिटी, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर क्या देता है भैया, चेंज इन वेलोसिटी, और अब हम ये देखेंगे कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व क्या देता है, वीटी कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम क्या देता है, तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व देता है चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट, क्या समझे बाबू। और ये समझने की डेफिनेशन अभी भी वही है, एरिया अंडर द कर्व गिव्स अस चेंज और द टोटल एक्यूमुलेटेड क्वांटिटी, टोटल चेंज इन दैट क्वांटिटी ओवर अ स्पेसिफाइड इंटरवल। सब बोल्ड लेटर यूज कर रहा हूं, ठीक है, ए की जगह बी होता और टी की जगह पे टी ही होता, वाह। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जस्ट थिंक अबाउट दिस, अगर v और डेल्टा टी को मल्टीप्लाई करते हैं, या v नॉट मान लीजिए कोई क्वांटिटी होता, वही सेम कर्व, मैं फिर से बोल रहा हूं, वही सेम कर्व को सोच वीटी कर्व होता, तो उस केस में क्या होता, अरे भैया इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और इसकी यूनिट क्या होती है फिर सेकंड, सेकंड को काट दिया और बचा मीटर, मीटर मतलब क्या होता है, पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। मैं आपको एक असर्शन दूंगा, एक या 2-3 करवाऊंगा, दिखाता हूं उसमें इतना प्यार से खेला गया ना स्टेटमेंट से कि 3 लाइन का असर्शन है, 3 लाइन का। अब 3 लाइन के असर्शन में आखिरी में जाके खाली चेंज शब्द खा गया और लिख दिया वेलोसिटी। अब बच्चा तो क्या है, इतनी बार पढ़ा पढ़ के कंटाल गया है कि अब जैसे ही वो असर्शन पढ़ता है उसको लगता है अच्छा वेलोसिटी कह रहा है, कहीं ना कहीं होगा, ठीक है, ट्रू है। वहीं आपकी जिंदगी की फॉल्स हो जाता है, पार्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है और हमें 0 से t1, t1 से t2 और 0 से t2, इसके लिए चेंज इन पोजीशन चाहिए, सीधा s लिख दूंगा डिस्प्लेसमेंट, और फिर उसको चाहिए 0 से t2 यानी पूरा, तो ये समझे, जितना रेंज उतना एरिया, बस सिंपल है। चलिए तो लेट्स समराइज। अब समराइज करते टाइम हम क्या समझेंगे, तो समराइज से हम लोग, ये जो समराइजेशन होगा ये वाला, ये एंड पॉइंट होगा एनालिसिस का, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं जरा सोचिए, खुद सोचो, डिस्टेंस देगा, वेलोसिटी टाइम कर्व डिस्टेंस कब दे सकता है, when the particle will not reverse its direction during the motion या during the analyzation period, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। लेकिन अगर पलट गया तो भी इस बार डिस्टेंस निकल जाएगा, यही ग्राफ की खासियत है।
नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। इससे पहले हम ये देख चुके हैं कि स्लोप क्या होता है, एवरेज स्लोप क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्लोप क्या होता है और कैसे हम एक्सटी कर्व और वीटी कर्व को यूज करके उससे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन रिस्पेक्टिवली फाइंड करते हैं। उनका लिटरल मीनिंग क्या है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलकुलस। वहां पर हम दो चीजों पे फोकस्ड हैं, दो चीजों पे चर्चा करते हैं। हमारा कंसर्न ही दो है, एक डिफरेंशिएशन, दैट इज हाउ थिंग्स आर चेंजिंग, उनका रेट ऑफ चेंज क्या है, वेदर इट इज एवरेज, बिकॉज द एवरेज कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम अ फॉर्मूला फ्रॉम गिवन डेटा पॉइंट्स। मुझे खाली 2 पॉइंट दो, मैं एवरेज निकाल दूंगा। और अगर मुझे इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी फाइंड करनी है, दैट मींस आई हैव टू डिफरेंशिएट द फंक्शन, तो कैलकुलस में किया। लेकिन उसका मीनिंग इंस्टेंटेनियस तरीके से ग्राफ में कैसे है वो समझा। बिकॉज आई टेल यू दिस वन मोर टाइम दैट व्हाट इज ग्राफिकल एनालिसिस, दिस इज द विजुअल एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस। ये कैलकुलस का विजुअल एप्लीकेशन है। तो एक छोटी सी बात है, उससे शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम दिख ही गया होगा कि हम क्या लेने वाले हैं आज, क्या पढ़ने वाले हैं। और जैसे हमने स्लोप को डिवाइड किया उन दो भाग में, उन दो पॉइंट्स पर हमने एम्फेसिस किया कि भैया एक स्लोप वो होता है जो ग्राफ की डिमांड नहीं करता, और अगर करता भी है तो वो ज्यादा से ज्यादा जिन दो पॉइंट्स के बीच में लाइन बन रही है वो दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। और फिर कुछ हमने एग्जांपल्स देखे, जस्ट टू जो हमने थ्योरेटिकली देखा उसको एनालाइज करना था कि भाई सही पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और ज्यादा हद तक ये जरूरी जानना था कि जो पढ़ा वो क्वेश्चन के लैंग्वेज में कैसे लिंक होता है, बिकॉज दैट इज व्हाट फिजिक्स इज। वी आर नॉट ट्राइंग टू मेमोराइज ईच एंड एवरी गिवन सिचुएशन। डू यू थिंक ये सब चीजें जो हमने पढ़ी, जितना टाइम लेकर मैंने आपको स्लोप पढ़ाया, एक्सटीवीटी का, सारी पॉसिबिलिटीज पे चर्चा किया, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब समझाया, स्लोप नेगेटिव हो तब कैसे निकलता है, एसटीसी रूल कैसे अप्लाई होता है, हर एक चीज का लॉजिक जनरेट किया, आपको क्या लगता है आई एम ट्राइंग टू मेक यू मेमोराइज दीज थिंग्स। अगर आप ये मेमोराइज कर भी लेते हैं तो ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आप कुछ टाइम बाद भूल जाएंगे, बिकॉज दीज आर एप्लीकेशन, दीज आर टूल्स विच यू आर गैदरिंग। अभी आप देखेंगे एरिया जब हम खत्म करेंगे तो धड़ाधड़ कुछ एग्जांपल्स लेंगे। एग्जांपल्स में अपन देखेंगे कि भैया कैसे कैसे स्लोप, एरिया, चेंज, इंस्टेंटेनियस, एवरेज, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। इच्छा वाली बात नहीं, कंसेप्ट कोई भी हो सकता है। ऐसी अगर मैं ये सोचूं कि क्योंकि कई सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पर, प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चंस के बेसिस पर अगर मैं ये एनालाइज करने बैठूं कि अच्छा यही वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यही वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो बाबू दिस इज प्रोबेबिलिटी। कोई नहीं जानता कौन सा क्वेश्चन आएगा, नोबडी नोस। अगर कोई कहता है तो वो खुद के साथ धोखा कर रहा है और आपके साथ भी, कि मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर्स में से क्वेश्चन आते हैं। नो, एनटीए की टीम अलग है, कोई टीचर नहीं जानता किसके क्वेश्चन लिए जाएंगे, और टीचर वो एनटीए के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, ये तो अलग है, कमर्शियल टीचर्स। तो यहां पे आप ये सारी बातें कोई मायने नहीं रखती, इट्स अ सब्जेक्ट। सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो इस सिंपल सी बात को समझ लेंगे, दैट यू हैव टू बिल्ड अ थॉट प्रोसेस, अ साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ टू बेयर व्हाट यू हैव स्टार्टेड। अब हमने जब डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा या स्लोप के बारे में पढ़ा, तो डोंट यू थिंक वी हैव फोकस्ड ऑन अ सिंगल पॉइंट एंड दैट वाज चेंज, एंड नॉट जस्ट चेंज, इट वाज रेट ऑफ चेंज। अगर मैं अपने जीवन में कितना बदला इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हां, मैं अपनी बीवी के रिस्पेक्ट में, गर्लफ्रेंड के रिस्पेक्ट में कितना बदला, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट विल मेक सेंस। उसे बदलना कहते हैं, बाकी सब तो फर्जी है। ठीक है, दैट्स व्हाट दे थिंक। ओके, सो स्लोप का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज फ्रॉम अ क्वांटिटी। हमने कहा था भैया y वर्सेस x का रिलेशन, एक डिपेंडेंट वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड कैसे डिपेंडेंट वेरिएबल इज चेंजिंग with respect to an independent variable, that was our concern, that relative change, सिर्फ चेंज नहीं। लेकिन अब नीचे देखिए, एक लाल रंग से एरिया लिखा है छोटू सा, उसके बाजू में लिखा है गिव्स द टोटल चेंज फ्रॉम अ रेट। ऐसा नहीं लग रहा उल्टा बोल रहा है? जस्ट ये कह रहा है भैया रेट ऑफ चेंज निकालो फ्रॉम अ क्वांटिटी, ये कह रहा है टोटल चेंज निकालो फ्रॉम अ रेट। उल्टा है। देख इसको मैं थोड़ा दिखाऊं कैसे, देख यहां देख,
अगर कोई तुम्हें बोले कि dy by dx is equal to some r and r is that rate, it may be constant, it may be continuously changing. Let's say we are considering it to be continuously changing just for the purpose कि वहां इंटीग्रेशन का सिंबल बचे, क्योंकि कांस्टेंट होगा तो वो खत्म हो जाए. कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट चीज को आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं. और वैसे भी सिंपल सी बात है, इफ यू आर लर्निंग समथिंग तो लर्न इट फॉर द जनरल पर्पस. आप उसको एक स्पेशल केस के लिए अगर पढ़ भी लेते हैं, ठीक है, अगर आप उसको कोई स्पेशल केस के लिए पढ़ भी लेते हैं, यूजलेस. जैसे आप सवाल करते हैं ना, उसके सॉल्यूशन ढूंढते हैं ऑनलाइन, मिल तो जाता है, खुशी भी होती होगी. आजकल एआई आ गया तो वो और आसान हो गया. तो बाबू एक बात बता दें, जो अपने हाथ से उठाकर पेन सवालों को नहीं लगाएगा और सिर्फ सवाल का एक आंसर तक पहुंचने की इच्छा रखेगा, तो इच्छा तो पूरी होगी, क्योंकि क्षणिक है. क्षणिक इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती, बट उन क्षणिक इच्छाओं को लेते 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 एक पॉइंट पर यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि भैया जो एम था वो तो बचा ही नहीं. ठीक है, वो तो निकल गया. तो अब उस एम को उस डायरेक्शन में वर्क करने की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एवरीथिंग इज, अगर आप चाहते हैं इंटैक्ट रहे, तो सब्जेक्ट को एकदम बेसिक लेवल से, स्क्रैच लेवल से, खुद के हाथ से करिए. सिर्फ सॉल्यूशन की अपेक्षा, इच्छा में मत पड़े रहिए, क्योंकि फिर वही बात, क्षणिक सुख क्षणिक ही रहेगा. तो अब dy by dx is equal to r and let's say we are writing it as dy is equal to r dx. ज्यादा ज्ञान नहीं देना, नहीं तो सामने वाली पब्लिक, ठीक है, नाराज हो जाएगी, और नाराज पब्लिक को पहले हमें खुश करना पड़ेगा, फिर खुश करके सब्जेक्ट पे लाना पड़ेगा, एंड दैट इज नॉट करेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक इटसेल्फ कि भैया किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज निकालना है तो दैट इज dy by dx. एंड लेट्स से वो, क्योंकि हमने y एज अ फंक्शन ऑफ x को लिया है, फॉर दिस केस द y इज द डिपेंडेंट एंड x इज द इंडिपेंडेंट. तो वो जो dy by dx है, वो जो रेट है वो है r, और अगर मैं उस dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, जो हमें पता है क्या होता है, तो r से मल्टीप्लाई होकर dx बचेगा उस साइड साथ में. फिर लगाया इंटीग्रेशन का सिंबल, और भैया बहुत सारे छोटी 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 dy अगर आप जोड़ेंगे तो आपको मिलता है डेल्टा y, और यहां है r dx, जिसे लगाकर आप चाहें तो उड़ा सकते हैं सवालों को. ठीक है, ओके. तो डेल्टा y इज इंटीग्रेशन ऑफ r dx फ्रॉम x1 टू x2. लेट्स से हम इस इंटीग्रेशन वाले साइड पे ज्यादा फोकस नहीं है, वो उधर बाजू वाले साइड पे देख क्या लिखा है, डेल्टा y. सो वी आर फाइंडिंग द टोटल चेंज फ्रॉम अ रेट, एंड दैट रेट वाज r. That can be variable and that can be a constant. एरिया तो शेप का भी हो सकता है, नॉन शेप का भी हो सकता है, एरिया एनक्लोज्ड भी हो सकता है एक प्रोसेस के अंदर. जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं ये एक शेप है, इसके अंदर भी तो एरिया हो सकता है. ये वाला रफली बनाया है, थोड़ा खुला रह गया, कोई बात नहीं, तो ये भी एरिया हो सकता है, इसे एनक्लोज्ड एरिया कहेंगे. लेकिन अभी हम किससे शुरू कर रहे हैं, तो वी आर स्टार्टिंग विद एरिया अंडर अ कर्व. और वो कौन बताता था, मैं नहीं, इंटीग्रेशन. Integration is that mathematical tool which can find the area under a curve, but that is needed for a given specific situation. जैसे डिफरेंशिएशन का नीड एवरेज स्लोप निकालने के लिए नहीं था, वो रेट इंस्टेंट के, जो इंस्टेंट रेट था उसे निकालने के लिए था. वो जो dy by dx था, dx by dt था, dv by dt था, वो क्वांटिटी निकालने के लिए चाहिए. और क्या वो ग्राफ से निकलता है, नहीं, उसके लिए फंक्शन चाहिए, और फंक्शन ही x और y को कोरिलेट करता है. ये वो मशीनरी है, आलू सोना. और इसके बाद एरिया अंडर अ कर्व पर आते हैं. अब नाउ व्हाट इज एरिया अंडर अ कर्व, डेफिनेशन है, बड़ी मेहनत से लिखी है, जरूर उसको इस्तेमाल करते हैं. फिर चले जाएंगे लेमन टर्म में, समझने की इच्छा है हमारी, तो भैया बोर्ड में कोई थोड़ी पूछेगा 2 मार्क के लिए, डिफाइन एरिया अंडर कर्व. ठीक, तो ये चीज तो एक ऐसी बात है ना जो इधर इधर बैठ जानी चाहिए, कि जब कोई क्वेश्चन दिखे, मतलब उसका अपने को पता चलना चाहिए, अपने मन में पता चलना चाहिए. ठीक है, लेकिन मन से बाहर भी चाहिए. ओके, तो एरिया अंडर अ कर्व क्या है, डिफाइंड एज द टोटल रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन कर्व, लाइन भी हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कर्व, लाइन भी हो सकता है, एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सिस ओवर अ गिवन इंटरवल. अब वो एरिया के टाइप पे अभी मत जाइए, उस पर चिंता मत करिए, पहले मैं आपको समझा देता हूं ये क्या कह रहा है. ठीक है, चलिए, ये मैंने इरेज कर दिया, तो समझाने का पॉइंट था.
मैं यहां पे रफली एक कर्व ले रहा हूं, ठीक है, जल्दी से टेढ़ा मेढ़ा बन जाए कोई बात नहीं। रफली एक कर्व लिया, कंसर्न क्लियर है। ये कर्व लिया मैंने, इस कर्व में यहां पर है वाई एक्सिस और यहां पर है एक्स एक्सिस। टेल मी वन थिंग, व्हाट इज एक्स, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? बताइए, क्या एक्स डिपेंडेंट है? नहीं, एक्स बिना भरोसे के है और भरोसे वाला ही परेशान करता है। तो एक्स जो है यहां पर वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, पूरा नहीं लिख रहा हूं, समझ जाइए। और y जो है वो आपका डिपेंडेंट है। तो जो डेफिनेशन है वो क्या कह रहा है? इट्स अ टोटल रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन कर्व और लाइन, अगर लाइन हो तो, एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन या कैलकुलेटेड ओवर अ गिवन इंटरवल। अब वो इंटरवल टाइम का भी हो सकता है, पोजीशन का भी हो सकता है, डिपेंड करेगा ना कि कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप अपने इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट एक्सिस के ऊपर किस वेरिएबल को, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप किस वेरिएबल को शो कर रहे हैं। जैसे मैं मान लीजिए, मैं बोलूं, दो मिनट के लिए समझिएगा, मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और सेम वे में x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई है। भाई दोनों हो सकता है ना, कर्व तो दोनों हो सकते हैं। अगर ये वाला गिवन कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ऐसा लिखने का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? जब आप ऐसा लिखते हैं या ऐसा लिखते हैं, इसका क्या मतलब है? सर अलग लग रहा है देखने में, ओह वाह नाइस, ठीक है, दैट मतलब नॉट दैट नाइस, बट तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इन दिस द x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि फंक्शन का इनपुट है वो, और वो डिसाइड करेगा कि आपका आउटपुट क्या आएगा। अगर आपका मन खुश है तो आसपास हर चीज प्यारी लगेगी, मन खुश नहीं तो प्यारी नहीं लगेगी, इनका दुक्का लग सकती है चीजें। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, x इज योर इनपुट, y इज योर आउटपुट, बट फॉर द सेकेंड फंक्शन y इज योर इनपुट एंड x इज योर आउटपुट। लेट्स से आई एम राइटिंग इट एज, मैंने उस डेफिनेशन को सुना, ठीक है, सुनने के बाद मैंने कहा यार क्या इसका फिगर वाइज, क्योंकि कैलकुलस का विजुअल एप्लीकेशन है ग्राफिकल एनालिसिस, तो ग्राफ पे, इस भाषा का ग्राफ पे क्या मतलब है? सिंपल सुनना, तब से करी क्या रहे हैं सर, फिर भी। तो अब उसने कहा कि भैया कर्व और जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट फ्री मुक्त, तो अब मान लीजिए मैं यहां पर एक लाइन खींच रहा हूं ये, और यहां पर एक लाइन खींच रहा हूं ये है x1, ये है x2, ओके, और यहां पर ये मैंने रीजन शेड कर दिया, ठीक है, ये शेडेड रीजन। तो मैं इसको बोलूंगा एरिया अंडर द कर्व, यही है स्पेसिफिक, इसलिए अंडर द कर्व। चलिए अब ये जो एरिया है, मुझे बताइए, इस एरिया को हमने कर्व और एक्सिस के बीच में निकाला, कर्व और एक्सिस के बीच में निकाला। एक्सिस कौन सी है? इंडिपेंडेंट। व्हाई? बिकॉज इन दिस केस द एरिया अंडर कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ y dx, यानी वी वांट द एरिया ऑफ y वर्सेस x कर्व, बट वी आर फाइंडिंग दैट एरिया विथ रिस्पेक्ट टू x। भैया ये dx खाली शोबाजी के लिए नहीं है, ये बता रहा है कि किसके रिस्पेक्ट में एरिया निकाला जा रहा है, तो x के रिस्पेक्ट में, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जैसे ही मैंने लिख दिया और एरिया अंडर द कर्व निकाल रहा हूं y वर्सेस x, दैट मुझे वो क्लैरिटी के साथ बता देता है कि भैया जब फंक्शन प्लॉट किया गया था और ये मेरा एरिया अंडर द कर्व है, यानी y वर्सेस x कर्व का एरिया x के रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है। इन दैट केस द इंडिपेंडेंट एक्सिस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिकम्स द हॉरिजॉन्टल वन, एंड इन दिस केस इट इज x एक्सिस। बट अगर मान लीजिए कोई एरिया जो था उसको ऐसे लिखा जाए, इंटीग्रेशन ऑफ x dy एंड x इज अ फंक्शन ऑफ y, बहुत ही रफ तरीके से लिख रहा हूं जल्दी जल्दी, ताकि फोकस रहे अपना, प्यार से लिखने वाला काम अभी आएगा। तो यहां ये अच्छा, इसका क्या मतलब है? तो इसको भी शो करूं मैं, चल मैं इसको भी शो करता हूं। तो अब वो बोल रहा है एरिया चाहिए किसका? फिर से वही वाई एक्स कर्व का। अरे एक्स वाई बोल, वाई एक्स बोल, एक ही बात है। लेकिन जब इंटीग्रेशन ऐसा लिख दिया भैया, फंक्शन ये रहा, इंटीग्रेशन ये रहा, तो इसका मतलब क्या है कि जे चीख चिल्लाकर एक ही बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भाई आपको एरिया निकालना है एक्स वाई एक्सिस का, मतलब एक्स वर्सेस वाई कर्व का, एक्सिस का, ठीक है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? तो वाई, इसलिए छोटा चेंज किसका लिया? वाई का। तो अब जब उस एरिया को मैं शो करूंगा तो आप देखना, जैसे आप अभी तक देख रहे थे अभी भी देखना, मतलब ये जरूरी नहीं है कि सेम रेंज में हो, मैं तो जानबूझ के कनेक्ट कर रहा हूं उसको, ठीक है। जो नीले रंग का एरिया देख रहे हैं आप लोग, नीले रंग वाला, वो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई है, वाई मतलब क्वेश्चन वाला वाई, क्योंकि यहां पर आप एरिया डी वाई, यानी योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज वाई, यू आर फाइंडिंग एरिया विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल। तो फंक्शन बदल चुका होगा, पलट चुका होगा, एलएचएस आरएचएस आरएचएस एलएचएस, हाँ वो जुगाड़ कैसे किया वो अलग बात है, और वो फंक्शन सेम हो जरूरी नहीं,
जैसे एक्सेप्ट y इक्वल टू x, एक स्ट्रेट लाइन है मान लीजिए, ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स लाइन, इसमें आप इधर से उधर करिए फंक्शन रिमेन सेम, बट फॉर रेस्ट ऑफ द फंक्शंस आप देखेंगे कि उसको जैसे ही आप इधर से उधर करते हैं तो नेचर बदल जाता है, चीजें बदल जाती है, भावनाएं बदल जाती है, माहौल बदल जाता है। तो अब ये वाला जो एरिया है वो x1 से x2 निकालते वक्त हमें पता था कि x के रिस्पेक्ट में निकालना है, दैट इंटरवल ओवर विच वी आर फाइंडिंग द एरिया, द टोटल चेंज इन y, ठीक है, वो ये रहा। और ये जो हमने एरिया निकाला नीले रंग का, ये वाला है। तो आप समझ रहे हैं कि वो d के साथ क्या लिखा जाता है, दैट बिकम्स योर क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, योर इंडिपेंडेंट एक्सेस, एंड यू आर फाइंडिंग द एरिया अंडर अ कर्व। मीनिंग अंडर का मतलब क्या, अरे ब्रिज के नीचे नहीं बोलते अंडर ब्रिज, उसका मतलब क्या है, रोड और ब्रिज। तो एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या है कि भैया ये है अपना, अरे कोई रेफरेंस तो होना चाहिए ना कि कर्व है, कर्व के नीचे का एरिया निकाल दो, तो अभी कितना भी निकाल दो, फिर तो नीचे धरती खत्म ही एरिया निकाल दो, कोई तो लिमिट होनी चाहिए ना। क्रस्ट, आपका अर्थ क्रस्ट, मेंटल कोर, जहां तक जा पाओ चले जाओ, एरिया ही तो बोला था ब्रिज के नीचे का निकाल, तो ऐसा थोड़ी है, इट शुड बी अ पर्टिकुलर बेसिस रेफरेंस। तो जब आप इंटीग्रेशन में ऐसा छोटा वेरिएबल d के साथ लगा देते हैं x, दैट मींस वो आपका बेसिस बन गया, रेफरेंस बन गया, एंड कर्व और उस एक्सिस के अंदर का एरिया, कर्व और एक्सिस के अंदर का एरिया जो ऊपर वाला था नीले रंग का, ठीक है। नाच के मत दिखाओ, टॉपिक पढ़ाओ, ठीक है। अब एरिया दो तरह के होते हैं, एक एरिया होता है ये वाला और एक एरिया होता है ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं समझाते हैं। पहला है ज्योमेट्रिकली डिकम्पोजेबल एरिया, यानी खा पी के अगर कहीं छोड़ दिया जाएगा तो वो डिकम्पोज हो जाएगा और ऐसा एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, एकदम गलत फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्रिकली डिकम्पोजेबल एरिया का मतलब क्या है कि जो कर्व आपको दिया गया है वो ऐसे शेप में टूट जाए, क्या बोला, ऐसे शेप में टूट जाए, बिखर जाए, डिकम्पोज हो जाए, विच आर नोन टू यू। फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, ऐसे शेप, ट्रेपेजियम, और भी है बट 10वीं से 11वीं में जितना। और दूसरा है कंटिन्यूअस इरेगुलर एरिया, मतलब ऐसा एरिया जो हमारे नॉन शेप में ना टूटे। टूटे दिल से निकली एक ही आवाज कि ये वाला कर ना दियो, अगले जन्म मोहे डिकम्पोजेबल ही करियो, ताकि हम एरिया को आसानी से देखकर निकाल सकें। बिकॉज इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ अ कंटिन्यूअस इरेगुलर एरिया, जहां पर कंटिन्यूअस मतलब आपका इरेगुलर शेप है या कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व है, इस तरह के एरिया निकालने के लिए यू नीड फंक्शन। क्या चाहिए भाई, फंक्शन। और कौन आ गया, फंक्शन आ गया तो खुशियां आ गई, नहीं, कैलकुलस आ गया। कैलकुलस, you need a basic function in the beginning which is relating the dependent and independent variable, and after that you can find the area. Let's begin with area under the curve। और एरिया अंडर द कर्व निकालते वक्त मैं पहले ही कह दे रहा हूं, मैं जो शुरुआत करूंगा, जैसे आप देखिए यहां पर अभी देखिएगा, फिर हम टाइप्स ऑफ एरिया में डिफाइन करेंगे, फिर हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे चले जाएंगे जो हमारा, जैसे हमने उसको शुरू किया था, क्या बोलते हैं, स्लोप को। तो स्लोप हमने कैसे शुरू किया, एक सिचुएशन लिया हमने एक्स का, पहले प्रूव किया कि भैया वाई वर्सेस एक्स से तो ठीक है, उससे तो जनरल डिस्कशन होगा, उससे फिजिक्स का क्या लेना देना, उस स्पेसिफिक पॉइंट से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं था। तो फिर हमने उसको लिंक बिठाया ना कि यार हमारे फिजिक्स में कैसे उसका रिक्वायरमेंट है, बहुत बढ़िया। वैसे यहां पे भी करेंगे। चलिए, तो एरिया अंडर द कर्व क्या है, ठीक है, इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं जल्दी से, फिर यहां जो कर्व है उस पर आते हैं, और फिर इससे एक जो छोटा सा इससे निष्कर्ष निकलेगा उसको लेंगे, उस निष्कर्ष को अपने पास रखेंगे, संभालेंगे, संजोएंगे, बिल्कुल नहीं, उस पर काम करेंगे। तो अंडर द कर्व क्या है, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी is plotted on the vertical axis, and time on the horizontal axis, जिस क्वांटिटी का टोटल चेंज चाहिए या उसका रेट ऑफ चेंज चाहिए, ठीक है, वो डिफरेंशिएशन से मिलता था। लेकिन अगर मैं अब एरिया निकालना चाहता हूं या एरिया से क्या क्वांटिटी मिलती है मुझे, तो मैं उस रेट को उठाऊंगा जो मैंने डिफरेंशिएशन में निकाला था और वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट कर दूंगा और हॉरिजॉन्टल पे टाइम प्लॉट कर दूंगा। अब द एरिया अंडर कर्व बिटवीन टू इंस्टेंट्स गिव्स द टोटल चेंज इन दैट क्वांटिटी। इस डेफिनेशन को मैं तोड़ रहा हूं, ठीक है, और फिर फेंक दूंगा, नहीं, आपके सामने तोड़ तोड़कर एक एक पॉइंट को समझाता। मुझे सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है, इस डेफिनेशन से मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, एट द एंड क्या चाहिए, तो टोटल चेंज इन दैट क्वांटिटी। यानी जिस भी क्वांटिटी का मुझे चेंज चाहिए
सबसे पहले उसका रेट ऑफ चेंज निकालो और उसको वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट कर दो, और बाकी जो क्वांटिटी बच गई दूसरी जो हमारा इंडिपेंडेंट है, इन दिस केस टाइम, जनरली वी बिगिन विद टाइम, द पोजीशन विल बी डिस्कस्ड एट द एंड। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि हमने जब कैलकुलस पढ़ा तो x से मिलता है v, v से मिलता है a, लेकिन dv by dt एंड dx by dt, मतलब 1 by 1 नॉट रेस्पेक्टिवली, ठीक है, एक के बाद एक वो मिल जाता है। लेकिन यहां पे हमारा कंसर्न क्या होता है? टाइम, बिकॉज जनरली वी आर कंसर्न विद टाइम, द पोजीशन इज एन पैरामीटर विच इज लिंक्ड विद टाइम। तो बाकी सब पैरामीटर उससे लिंक नहीं करते, जनरली नहीं करते। इसका मतलब ये क्या करेंगे ही नहीं। कोई सवाल आ गया तो क्या मन में गाली दोगे मास्टर को? मन में तक ठीक है भाई, मुंह का पता नहीं। तो टोटल चेंज इन दैट क्वांटिटी, आजकल का भरोसा नहीं भैया, लिख के भेज दें लोग, ठीक है, कोई नहीं। जिस राह पर हम हैं, जिस पर्टिकुलर पॉइंट तक हम जाना चाहते हैं, जो पर्पस है, जो विजन है, जो मिशन है, उसके लिए ऑब्वियस ही बात है बहुत सारी चीजें लेनी पड़ेंगी, ठीक है। गालियों भी उनमें से एक पोर्शन होगा, पार्ट होगा, उनका भी अपना तवज्जो है, और मैं मानता हूं किसी की भावनाएं उससे जुड़ी होती हैं, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, शुक्रिया। तो टोटल चेंज इन दैट क्वांटिटी, आप टोटल चेंज इन दैट क्वांटिटी चाहिए। तो मान लीजिए मैं 2 मिनट के लिए कह रहा हूं कि मुझे ना वेलोसिटी है, उसमें चेंज निकालना है। कि मतलब क्या हो रहा था, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही थी, बिकॉज इट वॉज डिपेंडेंट ऑन अ वेरिएबल। तो वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही थी, उसका रेट था मेरे पास, उसका चेंज होने का जो रेट था वो था मेरे पास। तो मैंने उसको वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट कर दिया। फिर मैंने देखा भैया एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, फिर मैंने कहा कि चलो इसका जो एरिया है वो निकाल देते हैं और मुझे टोटल चेंज मिल जाएगा। मैंने कहा यार ठीक है, चलो डिफरेंशिएशन से लिंक बिठाना था तो ये वाली बात से समझ तो आया। ये जो हमने देखा कि भैया डेल्टा वाई इज दिस, यानी एरिया अंडर आर वर्सेस एक्स कर्व, ये क्या है? एरिया, बोलो बोलो, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ आर डीएक्स फ्रॉम x1 टू x2 मतलब x2 लिखा है, इसका मीनिंग क्या है? क्या है ये? एरिया किस कर्व में? आर वर्सेस एक्स। व्हाट इज आर? रेट। व्हाट इज एक्स? योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड व्हाट इज डेल्टा वाई? द चेंज इन वाई। लेकिन ये जो आर था वो तो वाई के ही चेंज होने का रेट था ना बाबू। देख, शुरू तो यहीं से हुआ। तो इस डेफिनेशन का मतलब यह है कि अगर मुझे वेलोसिटी में चेंज चाहिए कुछ समय बाद, क्योंकि वो चीज बदल रही थी और मुझे कुछ समय बाद उस क्वांटिटी का चेंज चाहिए, तो उसके लिए पहले मेरे पास उसका चेंज होने का रेट होना चाहिए। तो वेलोसिटी के चेंज होने का रेट, हर पॉइंट पर जो वेलोसिटी के चेंज होने का रेट है उसे क्या कहते हैं? ओहो, इतना सोचना पड़ रहा है। वेलोसिटी के चेंज होने का रेट कहलाता है एक्सेलरेशन। वी नो दिस, ठीक है। और अगर नहीं तो आगे जाके देख लेक्चर्स इसके पहले के, ठीक है, पुराने लेक्चर्स हैं उनको देखें। बिकॉज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट रेट विथ विच द वेलोसिटी इज चेंजिंग इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो अपने पास इसका जो रेट ऑफ चेंज था डेफिनेशन के हिसाब से उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। और किस वेरिएबल पे या किस क्वांटिटी पे डिपेंडेंट, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा वेलोसिटी के लिए? तो आप मान लीजिए वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, मान लीजिए 2 मिनट के लिए मान लीजिए, उसका एवर चेंजिंग रेट क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन, और वो ए है। तो हमने उसका रेट उठाया, वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट कर दिया। टाइम जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, जिसपे वेलोसिटी डिपेंडेंट था, उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्लॉट कर दिया। और मान लीजिए कि हमको कुछ t1 से लेके t2 के बीच में, t1 से लेके t2 के बीच में हमको चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। क्या चाहिए भाई? चेंज इन वेलोसिटी। अरे सिंपल सी बात है, समझने की कोशिश करिएगा। Let's say a tap is opened, kept open slightly, and drops are falling at a regular interval of time. टुपुक टुपुक। वो टुपुक टुपुक पानी जब किसी कंटेनर में गिरेगा और कुछ देर बाद मैं देखूंगा तो मैं तो ये तो कहूंगा कि यार जो पानी है वो किसी रेत से गिर रहा है, टुपुक टुपुक करके। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि 2-5 मिनट बाद, 10 दिन बाद, 12 दिन बाद, 2 सेकंड बाद कितना पानी वहां पर इकट्ठा होगा, तो दैट इज द एक्यूमुलेटेड वैल्यू, दैट इज द टोटल चेंज इन दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ वाटर। अच्छा, चेंज क्यों कह रहे हैं मैं ये पहले बता चुका हूं, लास्ट बार कहूंगा, ठीक है, फिर से कह दूंगा, पूछेंगे तो ये कि अगर कंटेनर पहले खाली होता तो जो भी पानी उसमें भरा गया है वही चेंज है, तो पानी भी वही, चेंज भी वही। लेकिन अगर वो पहले से उसमें कुछ पानी होता और फिर पानी हमारे एनालाइजेशन के इंस्टेंस यानी t इक्वल टू 0 से जब बिगिनिंग होता है एनालाइजेशन, तब से लेकर किसी समय t तक उसमें कुछ पानी भर गया, तो दैट इज द चेंज, टोटल चेंज। नाम तो सुना ही होगा। तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये डेल्टा v है। अच्छा जी, कैसे? इसको समझने की कोशिश करें थोड़ा सा।
देखिए हम इस वाले पॉइंट पर जब जाएंगे तो हम ये समझेंगे कि कर्व कौन से मतलब कौन कौन से तरीके के होते हैं, ठीक है। लेकिन पहले ये तो रियलाइज करना पड़ेगा, जैसे हमने स्लोप के पॉइंट ऑफ व्यू समझा था कि भैया एरिया अंडर द कर्व, स्लोप के माध्यम से एरिया अंडर द कर्व समझा था। जादुई बात। हमने जब स्लोप को समझा था तो स्लोप में भी हमने रियलाइज किया ना कि पहले डायमेंशन का सहारा लेकर हमने अपने दिमाग को यह बताया कि अच्छा स्लोप ये है। अब हम दिमाग को फिर से बताएंगे कि एरिया ये है। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, मैंने जो शेडेड रीजन लिया है, मैं कह रहा हूं कि भैया डेफिनेशन के हिसाब से उसका रेट ऑफ चेंज यानी वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज होता है एक्सेलरेशन, हमने वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट कर दिया। जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टाइम, उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्लॉट कर दिया। अब जो T1 से लेकर T2 तक का एरिया है, मान लीजिए 2 मिनट के लिए मैं ऐसा कहूं, दिख रहा होगा इधर? नहीं, चलिए अलग से बताते हैं। मान लीजिए मैं ऐसा कहूं कि dv बाई dt इज इक्वल टू ए, तो वो जो r नहीं था रेट, वही a है। तो मैं dv को लिख सकता हूं a dt, ठीक है। अब मैंने लगाया दोनों जगह पे इंटीग्रेशन, और जब RHS में इंटीग्रेशन लगाया तो मैंने लिमिट लगाई T1 से T2, और जब HS में लगाया तो लेट्स से करस्पॉन्डिंग V1 टू V2, ठीक है। सिंपल बात है, ये तो कर चुके हैं इंटीग्रेशन, डायरेक्ट यहां नहीं कूदने का बाबू। लंबी छलांग अच्छी होती है लेकिन कुछ ना कुछ टूट जाएगा। तो यहां जो इंटीग्रेशन ऑफ dv है वो है V1 से V2। अच्छा, dv का इंटीग्रल आएगा v स्क्वायर ब्रैकेट लगाया V1 से V2, और बाकी हिस्से को बिना छेड़े एज इट इज छाप दिया, क्योंकि छेड़ सकते ही नहीं। अब कोई बोले कि सरकार a बाहर निकाल लो क्योंकि a तो कांस्टेंट है, गोली मार देंगे, ठीक है। अबे ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो मुद्दा ही खत्म भैया। हेडिंग डालिए यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन एंड लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन। नो, उसी पॉसिबिलिटी पे तो चर्चा है भाई, ठीक है। तो ये इधर वाला जो RHS वाला पोर्शन है वो कह रहा है एरिया अंडर HE कर्व, एक्सेलरेशन टाइम कर्व फ्रॉम T1 टू T2। तो वैसे भी आप जो चेंज निकाल रहे हैं वो T1 से T2 के बीच में ही निकाल रहे हैं, करेस्पॉन्डिंग चेंज ही निकाल रहे हैं ना T1 से T2 के बीच में, ओके। और LHS वाला जो साइड है वो तब्दील हो जाएगा V2 माइनस V1 में, लिमिट पुट करेंगे दैट बिकम्स डेल्टा V, यानी इंटीग्रेशन ऑफ a dt फ्रॉम T1 टू T2 इज डेल्टा V, विच इज चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी is obtained from the AT curve, and for that you have to find the slope of AT curve. The slope है ये नहीं सर, ये तो एरिया है। तो चेंज इन वेलोसिटी इज ऑब्टेन्ड बाय द एरिया अंडर AT कर्व फ्रॉम T1 टू T2, यानी जिस टाइम इंटरवल में आपको चेंज इन वेलोसिटी चाहिए आप उसी रेंज के साथ डील करोगे, उसी का एरिया निकालोगे। तो मुझे T1 से T2 चाहिए था तो मैंने T1 से T2 का एरिया निकाला और उसी का डेल्टा V भी मिला। तो मान लीजिए इस T1 के करेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी V1 होगी, T2 के करेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी V2 होगी, उसी को अपने डेल्टा V यानी V2 माइनस V1 कहते हैं, और इसी को अपन कहते हैं एरिया अंडर द कर्व। अब ये तो हुआ चलो टेक्निकल डिस्कशन कि सर थोड़ा इसमें तो मतलब हल्का फुल्का भारी भरकम मामला भी हुआ, तो थोड़ा सा एकदम बालक 10वीं का बालक है, जिंदगी में पहली बार एरिया अंडर द कर्व सुन रहा है, उसको बिना डराए एक बात कहो, अच्छा मुझे बता रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? इसलिए मैंने ये वाला कर्व उठाया। अरे एक पॉइंट तो लेके उससे लिंक तो बिठा दें, समझे कि नहीं? ठीक है, देखिएगा। तो यहां T1 से T2, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं ये शेडेड एरिया, ये जो लाइनें घिस रखी हैं, ये घिसा हुआ एरिया अगर निकालना है, घिसेला एरिया अगर निकालना है तो मुझे बता, 2 मिनट के लिए सोच, अगर यहां से यहां तक का डायमेंशन a0 हो यानी दैट कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एंड T1 से T2 के बीच का जो इंटरवल हो वो डेल्टा टी हो, तो आपको नहीं लगता एरिया जो होता वो a0 इंटू डेल्टा टी होता? भैया रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो अगर आपका रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ है तो खत्म एरिया। तो एरिया है a0 इंटू डेल्टा टी। लेट्स पुट द यूनिट्स। द यूनिट ऑफ a0 इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डेल्टा टी का यूनिट होगा डेल्टा एच। ओके, बिल्कुल गलत, डेल्टा टी यानी टाइम।
दो टाइम अगर सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे तो तीसरा भी टाइम ही होगा, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन नहीं, यानी सेकंड। और जब मीटर पर सेकंड स्क्वायर को सेकंड से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो एक सेकंड अपने आप ले बीतेगा और यूनिट बचेगी मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड हमें पता है पहले से कि वेलोसिटी की यूनिट होती है, बट टेक्निकली वी नो दैट एरिया अंडर एक एटी कर्व, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व गिव्स वेलोसिटी, भाई साहब, gives change in velocity. Area under acceleration time curve will not give you velocity. Because अगर आपने ये याद रख लिया कि एरिया अंडर 80 कर्व वेलोसिटी देता है तो आप वहीं लिख लीजिएगा, आपका पाप आपको तकलीफ दोबारा देने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई एनटीए का टीचर बैठा होगा ये सोचकर कि ये बालक ऐसा सोच रहा है, इस तरह की सोच रख के बैठा होगा डेफिनेटली, और वो उसको सवाल में असर्शन डाल देगा। और तुम क्योंकि याद करके बैठे हो इतनी बार, शायद पहला बार जो आपने किया, पहली बार जो आपने दिमाग में बिठाया, वो इतनी बार आगे बढ़ेगा, इतनी बार बढ़ेगा कि अब आपका दिमाग कैजुअली लेगा चीजों को। एंड इन दैट वे, बिकॉज ऑफ अ लाई इज व्हेन सेड मेनी अ टाइम्स, इट डजंट बिकम, इट फील्स लाइक द रियल ट्रुथ। आज की दुनिया ऐसी है, इतनी बार बोलो, इतने लोग मिलके बोलो एक ही चीज को कि वो सत्य बन जाए, बट वो सत्य नहीं है, वो सिर्फ समय का छलावा है, मजे लेने का तरीका है, और कुछ दिन बाद सिलेक्शन ना मिलने का जरिया है। चलिए, तो यहां पर अब ये जो क्वांटिटी एरिया अंडर हमको कर्व मिल रहा है वो है A0 इन डेल्टा टी, विच गिव्स अस मीटर पर सेकंड, और बताता है कि कहीं ना कहीं वेलोसिटी से लिंक्ड है। मैं नहीं कह रहा वेलोसिटी ही दे देगा। सी चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। लेट्स से इनिशियल क्वांटिटी इज 0, that means you are getting velocity. Then in that case, भैया अगर इनिशियल 0 था तो जो भी एरिया मिला वो फाइनल है, यानी मैं सीधा कह सकता हूं एरिया अंडर द कर्व इज वेलोसिटी। बट जैसा ही मैंने ऐसा कह दिया, आप इसको घर ले जाएंगे, और घर ले जाएंगे तो इतना पालेंगे पोसेंगे कि उसको बड़ा करके यहां बिठा के छोड़ देंगे। फिर आएगा एग्जाम का दिन, और एग्जाम के दिन जो आप शांति से अपने दिमाग में बिठाते हैं क्योटिक सिचुएशन में नहीं, या अपने हाथों से आपने जो किया होता है क्वेश्चंस, वो आपको याद आते हैं, वो बातें याद आती हैं, जो गलती आप करते हैं उसको सीखते हैं, वो बातें याद आती हैं। ठीक है, तो अब इतना तो समझ आया एरिया अंडर 80 कर्व का देता है भैया, तो एरिया अंडर 80 कर्व देता है चेंज इन वेलोसिटी। यू शुड नॉट से दैट कि वो हमें, जैसे इस पॉइंट पे आते हैं तो मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप टाइप्स ऑफ एरिया जब आता है पॉइंट, तो हम ये तो जान चुके हैं एरिया अंडर 80 कर्व देता है चेंज इन वेलोसिटी, एरिया अंडर 80 कर्व देता है चेंज इन वेलोसिटी। सर अटक गया है क्या? नहीं, चल रहा है बाबू। इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि यही दिमाग में बिठाना, अगर कुछ दूसरा बिठाया देख लो। ठीक है, शब्द बहुत हैं लेकिन क्या करें, प्लेटफॉर्म वो नहीं, जरिया वो नहीं। ठीक है, इसलिए भावनाएं अपने तक रखेंगे, सिर्फ एक बात आप तक पहुंचा देते हैं कि एरिया अंडर 80 कर्व चेंज इन वेलोसिटी देता है, बस। ठीक है, चलिए देखिए अब टाइप्स ऑफ एरिया कौन कौन से हैं। तो मैंने जब शुरुआत की तो मजा तो आया क्योंकि टीचिंग जॉब बढ़िया है, लेकिन मैं अभी टॉपिक की बात कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैं आपके साथ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस जब टाइम होगा तब शेयर करूंगा, नॉट ड्यूरिंग द टॉपिक। ठीक है, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, मजा आता है करने में, सबको आता है, किस्सा डिस्कशन, लेकिन ड्यूरिंग क्लास देने का मतलब फिजिक्स होना चाहिए उसमें। ठीक है, अब एरिया अंडर द कर्व दो तरह का था, मैंने दिखाया अभी थोड़ा देर आपको पहले, ग्लिम्स दिया। ठीक है, क्या था फिर से देता हूं ग्लिम्स। एक है ज्योमेट्रिकली डिकम्पोजेबल एरिया एंड दूसरा है कंटिन्यूअस इरेगुलर एरिया। अब ये जो दो तरह के एरिया हैं, ये एरिया निकालने के लिए टाइप्स ऑफ एरिया देखिएगा, यहां लाल रंग से एक ठो कर्व बनाया है एटी कर्व, और बोल रहा है कि ये है 0, यहां मान लीजिए है लेट्स से T1 और यहां मान लीजिए है लेट्स से T2। ठीक है, अब ये टाइप्स ऑफ एरिया में सर पहला वाला जो है वो बड़ा ही कंटिन्यूअस इरेगुलर कर्व दिख रहा है। पहला वाला कंटिन्यूअस इरेगुलर नहीं सर, पहला वाला तो डिकम्पोजेबल एरिया है, नॉन शेप। मतलब अब मान लीजिए इसमें हमें कोई कह रहा है, इस पर्टिकुलर कर्व में हमें कोई कह रहा है कि हमें चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। क्या चाहिए भाई? चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी चाहिए v2 माइनस v1। लेट्स से 0 से t2 के बीच में ये चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। कहां से कहां तक? 0 से t2। शुरू कहां से हो रहा है? 0 से। खत्म कहां पे हो रहा है? t2 पे। यानी हमें चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। अब एक तरीका ये था, सुनना भाई, एक तरीका यह था कि हम यहां पर वीटी कर्व बना लेते और फिर वेलोसिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू उठाकर v2 माइनस v1 कर देते। 0 पे बता दो कितना है v1, t2 पे बता दो कितना है v2, माइनस करके हम खुश हो लेंगे। लेकिन वो तरीका यहां एप्लीकेबल नहीं, बिकॉज इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन वेयर 80 कर्व इज गिवन एंड वी नो दैट एरिया अंडर द 80 कर्व गिव्स अ चेंज इन वेलोसिटी।
तो सबसे पहला काम क्या है, शेड कर दो। ठीक हो गया पूरा। अरे सर ये तो 0 से T1 ही हुआ, तो ये वाला जो एरिया होगा 0 से T1 वाला, सर ये तो A1 होगा, और इससे जो एरिया मिलेगा वो हमको चेंज इन वेलोसिटी देगा, बट वो चेंज इन वेलोसिटी विल बी फ्रॉम 0 टू T1। गलत होगा, क्योंकि क्वेश्चन है बोला 0 से T2, यानी हमें सिर्फ इतना नहीं, हमें ये भी शेड करना पड़ेगा, जे वाला भी। और जब इसको शेड किया तो ये वाला जो एरिया है वो है A2। अगर मैं T1 से T2 का चेंज इन वेलोसिटी चाहता हूं, सुनना, अगर मैं T1 से T2 में चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना चाहता हूं तो मैं A2 निकालूंगा, और अगर मैं 0 से T1 के बीच में चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना चाहता हूं तो मैं A1 निकालूंगा। लेकिन अगर मैं 0 से T2 के बीच में चाहता हूं तो मैं पूरा निकालूंगा, यानी यहां पर जो टोटल एरिया होगा वो होगा A1 प्लस A2। जो कोई फॉर्मूला नहीं है, बस लाइन खींच दी बताने की, ठीक है, डब्बे में डाल के याद कर ले, इसको क्या याद करना है, चल ये तो एग्जांपल है। तो ये क्या है, तो ये है एरिया। अब ये एरिया है डिकम्पोजेबल एरिया, ठीक है। कौन सा डिकम्पोजेबल, ज्योमेट्रिकली डिकम्पोजेबल, यानी आप इस पर्टिकुलर गिवन शेप को उस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं कि जहां पर डिफरेंट पार्ट्स आर नोन शेप्स, and those known shapes will be having some formula to find the area directly। जैसे इस केस में मैं आपको बोलूं कि अगर A1 जो होगा, तो आपको नहीं लगता A1 होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। चलो ये तो बहुत मुश्किल फार्मूला है, कहां से आया, अबे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक। और एरिया जो A2 है वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ये भी बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला है रेक्टेंगल का, जहां लेंथ ब्रेथ कर दिया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहां पे फॉर्मूला था। क्या आपने सोचा कि यार कैलकुलस लगा लेते, क्या आपने सोचा कि कुछ और सोचे, नहीं, सीधा फॉर्मूला था, डिकम्पोजेबल एरिया, खत्म बात। लेकिन अगर एरिया ये होता तो, शेप ये होता तो, एरिया बोल रहा हूं, शेप ये होता तो, और यहां पर भी हमारी डिमांड होती कि भैया चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करके दो, लेकिन T1 से T2 के बीच में देना, और T1 से T2 के बीच में अगर तुम्हें चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, सबसे पहला स्टेप फिर से वही शेड कर दीजिए, मजा आता है उसमें। तो ये शेडेड एरिया जो निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम T1 टू T2, एंड जे एरिया विल गिव यू द चेंज इन वेलोसिटी, बट यू कैन अंडरस्टैंड दिस एरिया कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू नोन शेप्स। ना ही ये कोई ट्रेपेजियम है, ना ही ये कोई ट्राइंगल है, किसी का मन कर रहा होगा इसको तोड़ने का तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये एक कंटिन्यूअस इरेगुलर शेप है। दिस इज अ कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व, एंड सच कर्व यू नीड अ कैलकुलस और यू नीड द फंक्शन। अरे पहले फंक्शन दोगे तभी कैलकुलस कुछ कर पाएगा ना, नहीं तो कैलकुलस क्या करेगा। यू वांट दैट रिलेशन बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां चाहिए हमें a एज ए फंक्शन ऑफ t। अगर हमारे पास a एज ए फंक्शन ऑफ t है तो हम इंटीग्रेशन का सहारा लेकर ये वाला जो पॉइंट है इसको लगा देंगे, और ये अभी हम नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले, क्योंकि हम कर चुके हैं और बहुत मेहनत से, लगन से, बहुत सारे लेक्चर्स में इन डेप्थ जाकर डिस्कस किया है बाय यूजिंग दैट फंक्शन। फंक्शन दो, हम देंगे चेंज। तो ये दो तरह के एरिया। अच्छा, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ये वाले क्वेश्चन में एनालाइज क्या करना होता है वो भी दिखाता हूं थोड़ी देर में। और ये वाले में तो भैया एरिया डायरेक्ट निकलता है, तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, नंबर्स लिखे हैं, फॉर्मूला पता है, ज्यादा ज्यादा ट्रेपेजियम हो जाएगा, नहीं तो एलिप्स हो जाएगा, उसका भी दिखाते हैं फॉर्मूला एरिया का, ठीक है। वो एलिप्स अभी इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि यू कैन अंडरस्टैंड, वो उसमें बहुत सारी चीजें बोलनी पड़ेंगी, फिर वर्टेक्स बताना पड़ेगा, फोकाई क्या होता है बताना पड़ेगा, एसेंट्रिसिटी क्या होती है, ठीक है, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, सेमी मेजर, सेमी माइनर, पाई a इंटू बी, शो ऑफ कर रहा है बोल बोल के आदमी, लेकिन कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, पढ़ाएगा तब देख लेंगे, अभी क्या, ठीक है। जरूरत जितनी इतना काम, बाद में बढ़ता जाएगा अपना नाम। और इसी बात पर आते हैं AT कर्व, और उसमें सबसे पहला पॉइंट एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व गिव्स, बोलिए, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व गिव्स व्हाट, इट गिव्स डेल्टा v, एंड डेल्टा v इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अब मुझे यहां पर जो गिवन कर्व है उसमें आप देख सकते हैं ये कोई कंटिन्यूस स्मूथ कर्व नहीं, कंटिन्यूस इरेगुलर कर्व नहीं, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन खींची, टक करके यहां पर आ गई। तो अब मुझे मालूम है इसका क्या डीलिंग होगा, सिंपल भैया, एक ये वाला रीजन होगा और एक ये वाला रीजन होगा, दोनों का एरिया निकालो A1 A2।
अगर आपको चेंज इन वेलोसिटी 0 से t1 के बीच में चाहिए तो एरिया अंडर द कर्व विल बी a1, और अगर आपको डेल्टा v t1 से t2 के बीच में चाहिए तो एरिया जो होगा वो खाली a2, और अगर आपको डेल्टा v 0 से लेके t2 के बीच में चाहिए तो ये होगा a1 प्लस a2। सर ये काहे बता रहे, इंपॉर्टेंट है भैया, ये बेसिक बेसिक बातें जब आदमी क्वेश्चन करने जाता है ना हो जाता है। अच्छा सर मान लो कि उसने कोई तीसरा टाइम ले लिया t3, यहां पे है लेट्स से ये है t3, लाइन मैंने पहले खींची थी कोई नहीं सरप्राइज, और यहां पर एक टाइम है t4। अब मुझे जे वाला एरिया चाहिए, एक मिनट, जे वाला ये भी निकल जाएगा, एरिया निकल सकता है, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि अब उसको अगर t3 से t4 के बीच में चाहिए तो एरिया भी वही निकलेगा। बस पर्पस यही था मेरा कि जितने रेंज में एरिया निकालेंगे उतना ही चेंज भी देगा किसका, करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी का, जितना। हाँ वो बात अलग है, यहां t3 से t4 लिखा तो सर t3 कितना t4 कितना, तो या तो क्वेश्चन देगा या निकाल लेंगे भाई, काहे चिंता करना। वो सबके भी तरीके हैं, सिमिलर ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये सब दिख रहा है देखो, छोटे छोटे देखो, छोटका ट्राइंगल, ये बड़का ट्राइंगल, जो है सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट नहीं, कॉन्ग्रुएंट मतलब आपके दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए, ओवरलैप कर जाते हैं, ये है कॉन्ग्रुएंसी। पहली बार हाथ ध्यान से देख रहा हूं, सही में कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अब इसी हाथ को थोड़ा छोटा कर देते हैं और इस पे रखते हैं, शेप सब कुछ सेम दिखता, सिमिलर। तो यहां आप देखेंगे ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर हैं, तो इसको यूज करके हमें अगर क्वांटिटी नहीं भी पता होगी तो निकाल लेंगे, उसकी चिंता आप अभी मत करिए, क्वेश्चन करते करते सीखेंगे। लेकिन अगर एरिया कंटिन्यूअस इरेगुलर कर्व में होता तो क्या करते, कुछ नहीं, बोल देते सीख चुके हैं, कहां पे, कैलकुलस में। तो कैलकुलस में क्या चाहिए, फंक्शन, फंक्शन दो अपने एरिया निकाल लेंगे, खत्म बात। इसमें क्या है इतना भाई, क्या ही हो रखा है, हो रखा क्या है, एक मिनट रह गया सीधा। हाँ तो dy बाई डी की वैल्यू r है, और अगर डेल्टा y चाहिए कितना एक्यूमुलेट हुआ तो होगा इंटीग्रेशन r dx फ्रॉम x1 टू x2। जब भी r dx आता है उड़ा दो, ठीक है। तो डेल्टा y इज इंटीग्रेशन ऑफ r dx, r क्या है, रेट, dy बाई dx r। लेकिन ये हम पहली बार पढ़ रहे हैं, नहीं हम पढ़ चुके हैं, पूरा टॉपिक खत्म कर चुके हैं। तो अब हाँ, अभी हमारा सिर्फ फोकस एक ही होगा, नॉन शेप दिया है, एरिया अंडर एटी कर्व क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, सर एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व क्या देगा। अभी तक तो हमने ये देखा कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व देता है चेंज इन वेलोसिटी, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व क्या देता है भैया, चेंज इन वेलोसिटी। और अब हम ये देखेंगे कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व क्या देता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व क्या देता है। थोड़ा सा एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ थोड़ा सा क्या है उसको पहले मैं निकालूं मतलब आपके सामने, ठीक है। हाँ अब देख, शुरू किससे हो रहा है, वीटी कर्व, वीटी, ठीक है, वेरी विटी, यू आर विटी, एवरीबॉडी शुड बी विटी। चलिए तो वीटी कर्व है। अब ये जो वीटी कर्व है, ठीक है, उस वीटी कर्व में हमें यह समझना पड़ेगा कि जैसे हमारे पास एटी कर्व था तो हमने डेल्टा वी निकाला, बिकॉज ए वॉज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वी, तो डेल्टा वी निकालने के लिए एटी कर्व उठाना पड़ा, समझे कि नहीं। तो अगर कर्व है वीटी, कर्व क्या है वीटी, व्हाट इज वीटी, उस मतलब उसको सेंस बना पहले, व्हाट इज वी, वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अच्छा तो मान लीजिए मैं वी को ऐसा लिखूं dx बाई dt, और मान के लीजिए यही होता है तो dx बाई dt, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि dx इज इक्वल टू वी dt, बिल्कुल लिख सकते हो सर, आपका बोर्ड है, नहीं लॉजिक बे। तो यहां वी dt लगा दिया, इंटीग्रेशन टाइम की लिमिट t1 से t2, बिकॉज दिख रहा है वहां उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। अब वेलोसिटी वेरिएबल है, कांस्टेंट है, कछु नहीं पता तो वेरिएबल मानकर अंदर रखें, जब ना पता हो तो सतर्कता के लिए थोड़ा सा और डर बढ़ा लें, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में जाकर उस डर को एकदम तोड़ के बंधन राधा नाचेगी। तो अभी आप ये समझिए कि dx जो है उसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम लेट्स से x1 टू x2, करेस्पॉन्डिंग लिमिट्स t1 t2 रिस्पेक्टिवली, तो इंटीग्रेशन आएगा x लिमिट टेकन फ्रॉम x1 टू x2, और यहां आएगा इंटीग्रेशन v dt फ्रॉम t1 टू t2। अब x में पुट किया x2 और x1, तो बचा x2 माइनस x1, उसी को हम कहते हैं डेल्टा x, और इसी को हम क्या कहते हैं, पोजीशन चेंज, कछु याद आ रहा है, ओहो डिस्प्लेसमेंट, अरे ये तो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको हम s से डिनोट करते हैं। और ये क्या लिखा है, व्हाट इज दिस, दिस इज एरिया अंडर वीटी कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व।
तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम क्या देता है? तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर देता है चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। क्या समझे बाबू? पिलाए चारा। अब तो खत्म हो गया होगा, बहुत टाइम हो गया। चलिए, तो एरिया अंडर वीटी कर्व क्या देता है? चेंज इन पोजीशन, एंड चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। और हम डिस्प्लेसमेंट पाकर बहुत खुश हुए, लेकिन खुशी को जाहिर क्वेश्चन में जाकर करेंगे। और ये समझ लें कि डेफिनेशन अभी भी वही है, एरिया अंडर द कर्व गिव्स अस चेंज और द टोटल एक्यूमुलेटेड क्वांटिटी, टोटल चेंज इन दैट क्वांटिटी ओवर अ स्पेसिफाइड इंटरवल। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो एरिया अंडर कर्व, अच्छा ठीक है, ये भी क्लियर है। तो एरिया अंडर वीटी कर्व गिव्स चेंज इन पोजीशन, खत्म बात, वापस आए। तो भैया यहां पे एरिया अंडर वीटी टाइम कर्व गिव्स चेंज इन पोजीशन, और इसी को बोलते हैं डेल्टा एक्स। अरे, और इसी को बोलते हैं एस। हाँ ठीक। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व क्या देता है? चेंज इन पोजीशन। अब वही सेम बात है भैया, आपने जब एटी कर्व लिया, एक्सेलरेशन टाइम कर्व, और वहां पर किसी स्पेसिफाइड इंटरवल के साथ डील कियो, तो उसी का एरिया भी निकला, उसी रेंज का एरिया भी निकला, उसी रेंज का डेल्टा वी भी निकला। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं वीटी कर्व की, जिससे मिलता है चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन जो मिलता है हमको, वो भी उसी रेंज में मिलेगा। अरे भाई, यही पता चल रहा है, तुमने आरएचएस में जो टाइम की लिमिट लगाई, उसी के करेस्पॉन्डिंग एलएचएस में भी तो तुमने लिया डिफरेंस, करेस्पॉन्डिंग लिमिट ही ली ना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या, मैथ्स का मतलब क्या? सिमिलैरिटी। एलएचएस में जो होता है आरएचएस में वही होता है, बट सेम नहीं लिख देंगे ना सर, वहां लिख के काट देते हैं 1 = 1 प्रूव हो गया। अबे पगला गया क्या? तो दोनों साइड का मीनिंग अलग होता है, बट क्या मिल रहा है वो पता चलना चाहिए ना। तो ये मिल गया, ठीक है, बहुत खुशी हुई, वापस आए, लिख लिया इसको ये अपना। अच्छा, अब फिर वही बात कि अगर मुझे मान लीजिए एक पर्टिकुलर पार्टिकल का वीटी कर्व दिया है, और इस वीटी कर्व में फिर वही लॉजिक कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जैसे मैं वी और डेल्टा टी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जैसे आपने ये वाला कर देखो, ये वाला कर, अगर यहां पे मैं आपको बोलता 2 मिनट के लिए, थोड़ा सा बोल्ड लेटर यूज कर रहा हूं, ठीक है, ए की जगह वी होता और टी की जगह पे टी ही होता। वाह। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, तो जस्ट थिंक अबाउट दिस, अगर वी और डेल्टा टी को मल्टीप्लाई करते, या वी नॉट मान लीजिए कोई क्वांटिटी होता, वही सेम कर्व, मैं फिर से बोल रहा हूं, वही सेम कर्व को सोच वीटी कर्व होता, तो उस केस में क्या होता? अरे भैया, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। और इसकी यूनिट क्या होती है? सर सेकंड। सेकंड ने सेकंड को काट दिया और बचा मीटर। मीटर मतलब क्या होता है? पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, यही होता है, वही हमको मिल रहा है। तो एरिया अंडर वीटी कर्व गिव्स चेंज इन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। एंड रिमेंबर वन थिंग, चेंज के साथ ही क्वांटिटी याद रखना, नहीं तो देख लो, ठीक है, कसम सिलेक्शन की, ठीक है, याद रखना इसको। मैं आपको एक असर्शन रीजन, एक या 2-3 करवाऊंगा, दिखाता हूं। उसमें इतना प्यार से खेला गया ना स्टेटमेंट से, कि 3 लाइन का असर्शन है, 3 लाइन का। अब 3 लाइन के असर्शन में आखिरी में जाके खाली चेंज शब्द खा गया और लिख दिया वेलोसिटी। अब बच्चा तो क्या है, इतनी बार पढ़ा, पढ़ के कंटाल गया है, कि अब जैसे ही वो असर्शन पढ़ता है उसका लगता है अच्छा वेलोसिटी कह रहा है, कहीं ना कहीं होगा, ठीक है, ट्रू है। वहीं आपकी जिंदगी की फॉल्स हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। असर्शन रीजन ना आपके क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को चेक करते हैं, कि जो आप उस सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू समझे कि नहीं। न्यूमेरिकल में क्या है, या तो आया या तो नहीं आया, 2 ही पॉसिबिलिटी है। आया और गलत हुआ तो 4 ऑप्शन में से मैच नहीं करेगा, सही है तो मैच कर जाएगा, और ज्यादा ही आपके नसीब एकदम ही मतलब हाथी पे बैठ के आपको कुत्ता चल के तब भी काट लेता है, तब तो भैया गलत भी किया हुआ सबसे पहला ऑप्शन मिलता है। और ऐसा कुछ केसेस में होता है, जहां एग्जामिनर का माइंडसेट ये था कि बच्चे के माइंडसेट को समझ। जैसे एक फ्लूइड मैकेनिक्स एक चैप्टर है, उसमें बबल और ड्रॉप के बीच का डिफरेंस होता है 2 सरफेस का, बबल और ड्रॉप। एक स्पेशल केस भी होता है, ठीक है, अब ज्यादा इसमें नहीं जाते, नहीं तो फिर मैं बाइफरकेशन और एक्सेप्शन भी बोलना पड़ेगा, बट इसमें 2 और 1 सरफेस का होता है। कहीं पे फॉर्मूला में 2 आता है, कहीं पे 1 आता है, ठीक है, कहीं पे एक मतलब 40/r आता है, कहीं पे 2t/r, बस सुन ले। अब ये 2 और 4 के लफड़े में एक शब्द का अंतर होता है बस, वो अगर अलग हो गया तो एक आंसर देगा, जो गलत आंसर होगा और उसने एक्सपेक्ट किया होगा कि बच्चा ये सोच के कर देगा, उस शब्द को गलत लेकर पहले में डाल देगा, रस्ते ही रस्ते। सोचिए, मेहनत भी की, क्वेश्चन भी सॉल्व किया, टॉपिक भी आता था, खुशी भी मिली, लास्ट में -1 है। चलिए, तो यहां एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास वीटी कर्व दिया है, मान लीजिए ये पर्टिकुलर पार्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है, और हमें 0 से t1, t1 से t2 और 0 से t2, इसके लिए चेंज इन पोजीशन चाहिए। सीधा s लिख दूं क्या?
डिस्प्लेसमेंट। और एस इसलिए मतलब नहीं लिखता ना मैं, उसका रीजन है कि अपने को याद रहे कि वो डेल्टा है, वो डेल्टा है, वो डेल्टा है, वो डेल्टा है, और डेल्टा ही मिलता है। जब भी किसी चीज का रेट आपको गिवन होगा और आप उसका एरिया अंडर द कर्व निकाल लेंगे ओवर स्पेसिफाइड इंटरवल, आपको चेंज ही मिलेगा। इनिशियल 0 हुआ तो अलग बात है। अब यहां पर ये जो क्वांटिटी है, मान लीजिए 0 से t1 का मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए इस पार्टिकल का, तो मैं शेड कर रहा हूं, मुझे बताना सही कर रहा हूं कि नहीं, ठीक है। ये 0 से t1, फिर उसको चाहिए t1 से t2, तो ये वाला बचा हुआ, फिर उसको चाहिए 0 से t2 यानी पूरा, तो ये, समझे? जितना रेंज उतना एरिया, बस सिंपल है। अब वही फिर से सेम बात कि अगर हम अगर मगर कि एरिया अंडर द कर्व इज, जो कर्व है वो कंटिन्यूअस इरेगुलर या कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व है, तो उस केस में सिंपल डेल्टा एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, बहुत प्यार से शांति से t2, और इसी को कहते हैं एस, इसी को कहते हैं एरिया अंडर वी टी कर्व। बस ये कहां सीखा? कैलकुलस में। अभी दोबारा करेंगे? बिल्कुल नहीं। मां कर लिया? हाँ, जाके देखें, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन था। चलिए लेट्स समराइज, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, कुछ देर जब डिस्कशन हो जाता है तो दिमाग बहुत सारे उधेड़ बुन में पड़ा होता है। नहीं पड़ा होना चाहिए वैसे, इस उम्र में क्या ही उधेड़ बुन है, बट कोई नहीं, आजकल हमने पाल ली हैं कुछ चीजें पहले, फिर हम परेशान हैं। उम्र के साथ आता है तो मजा आता है, लेकिन कोई नहीं, इट्स योर लाइफ, लिव द वे यू वांट, ठीक है। मेरा तो सिंपल है भैया, पहले माइंडसेट ऐसा बनाओ कि पीपल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू एंड देन यू स्टार्ट लिविंग। और मैं तो कह रहा हूं कभी कभी तो टेस्ट वेस्ट भी दे लेने चाहिए। राइट नाउ यू आर डिपेंडेंट, ठीक है। मैं स्वार्थी होने को नहीं कह रहा हूं, इट्स बीइंग लॉजिकल। इन दिस वर्ल्ड, इस धरती पर हमें अपना जीवन जीने के लिए भेजा गया था, और कोई रहस्य और कोई इसके पीछे का राज नहीं है, क्योंकि राज तीनों मुझे नहीं अच्छी लगी। इसलिए मैं सिंपल बात मान के चल रहा हूं कि भाई इस लाइफ का पर्पस सिर्फ एक है, दैट यू हैव टू लिव, यू हैव टू फील ऑल काइंड्स ऑफ इमोशन। व्हेन यू हेल्प समबडी यू फील समथिंग, यू फील गुड। कोई बताता नहीं है आके कि आपने उसकी मदद की। हो सकता है आपके बचपन से किसी बच्चे का बचपन अगर बहुत परेशानी में निकला हो, या बहुत ही ज्यादा झगड़ालू परिवार हो जहां पे लड़ाई वड़ाई बहुत ज्यादा होती हो, उस बंदे को भी अगर किसी ने बचपन से कभी ना बताया हो कि किसी की हेल्प करने में अच्छा लगता है, और वो तब भी अननोइंगली करे, तो उसको अपने आप एक अच्छा फीलिंग महसूस होता है। वो कोई बयान नहीं करता, वो किसी से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बट फॉर फ्यू थिंग्स, फॉर मेनी थिंग्स यू फील द इमोशन, एंड व्हेन इट इज लॉस्ट इट इज पॉइंटलेस। तो किसी भी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा जो जिंदगी खत्म हो जाती है। इस जिंदगी का पर्पस ही क्या था? हाँ, वो बात अलग है कि हम जीवन यहां जो हो रहा है उससे नहीं जीते, हम जीवन यहां से जीते हैं ये। और जब आप जीवन इससे जिएंगे ना, इससे, तो ये तो भैया बनाया ही इमेजिन करने के लिए था। दिमाग का क्या पर्पस है? आप में और जानवर में क्या फर्क है? वो इमेजिन नहीं कर सकता, उसके पास इमेजिनेशन की पावर नहीं है, वो चीजों को अपने ही मन में अलग रूप स्वरूप दे नहीं सकता। तो इसलिए जो होता है वैसा जीता है, कुछ टाइम हो गया खत्म, जिंदगी वहीं तक। लेकिन इंसान को इमेजिन करने की शक्ति दी, डिसीजन मेकिंग पावर दिया, सोचने समझने की शक्ति दी। तो इमोशन तो उनके पास भी, उनको भी दर्द होता है। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं, दिखते हैं वो, ठीक है। और मैं इंसान के इंस्टाग्राम वाले इमोशन की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, जिसमें एक ही वीडियो अलग अलग परसेप्शन से घूम रहा है मार्केट में। वही वीडियो किसी की पॉजिटिविटी शो कर रहा है, वही वीडियो किसी की नेगेटिव। भाई साहब इतना फर्जीवाड़ा। चलिए तो लेट्स समराइज। अब समराइज करते टाइम हम क्या समझेंगे? तो समराइज से हम लोग दूसरी बात समझेगा। और एक बात सुनना, ये समराइजेशन, ये जो समराइजेशन है मैं आपको दिखा देता हूं ताकि डरना नहीं। ये जो समराइजेशन होगा, ये वाला, ये एंड पॉइंट होगा एनालिसिस का। लेकिन इससे पहले अभी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं। देयर आर मेनी थिंग्स विच आर स्टिल रिमेनिंग। कि स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, किसी मतलब ग्राफ को आप स्क्रैच से कैसे बनाते हैं, ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए जो चीजें चाहिए वो भी बाकी हैं। तो अभी बहुत सारी चीजें बची हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, ठीक है, हम सिर्फ, एक मिनट, खुद ही भूल गया कहां थे हम। हाँ बस, ठीक, चलिए तो लेट्स समराइज। तो यहां पे समराइज करने के लिए अपने पॉइंट उठाते हैं भैया। पहला पॉइंट है, फर्स्ट इज एरिया अंडर
एटी कर्व क्या देता है, बोलिए जी, क्या देता है? देता है ए डी टी फ्रॉम T1 टू T2, इसको लिखते हैं ऐसे, देता क्या है? डेल्टा वी, और डेल्टा वी है क्या? चेंज इन वेलोसिटी। एक ही मिनट रुकिएगा, फिर दिखेगा, ठीक है। अरे दिख रहा था, वाह। चेंज इन वेलोसिटी, तो एरिया अंडर एटी कर्व देता है चेंज इन वेलोसिटी। उसको लिखने का तरीका यह है, किसी भी कर्व का एरिया निकालें तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किस तरह से लिंक करके लिखा गया है, वो ये रहा। जिसका चेंज निकाला उसी का रेट वर्टिकल एक्सिस पर प्लॉट किया, रेफरेंस एक्सिस टाइम लिया और ओवर द पीरियड टोटल चेंज निकाल लिया, यानी अकुमुलेशन निकाल लिया, अकुमुलेशन। सेकेंड पॉइंट, एरिया अंडर वीटी कर्व का देता है भाई, वीटी कर्व का एरिया क्या देता है बोलिएगा? तो वीटी कर्व का एरिया देता है इंटीग्रेशन ऑफ वी dt फ्रॉम T1 टू T2 एंड दिस इज डेल्टा एक्स। एंड व्हाट इज डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स इज चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। अब क्या है चेंज इन पोजीशन? क्या थोड़ा सिमेट्री रहता है, कैसे ये भी चेंज यानी सब चेंज देता है। उसको क्या डिस्प्लेसमेंट लिख तो देते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट लिख तो देते हैं। सर डिस्टेंस भी देगा क्या है भैया? डिस्टेंस देगा, सोचिए, खुद सोचो, डिस्टेंस देगा। वेलोसिटी टाइम कर्व डिस्टेंस कब दे सकता है? व्हेन द पार्टिकल विल नॉट रिवर्स इट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग द मोशन या ड्यूरिंग द एनालाइजेशन पीरियड। जिस इंटरवल में हमारा सवाल है या हम एनालाइज कर रहे हैं, अगर वो उस इंटरवल के बीच नहीं ना पलट रहा है, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। लेकिन अगर पलट गया तो भी इस बार डिस्टेंस निकल जाएगा। यही ग्राफ की खासियत है, समझ रहे हैं? यही ग्राफ की खासियत है कि अगर हमें डिस्टेंस भी निकालना है तो हमें जितना हमने कैलकुलस में मेहनत की, जितना हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जाकर करेंगे डिस्टेंस निकालते वक्त, उतना यहां नहीं होगा। बिकॉज देयर इज अ सिंपल वे, कुछ तो होगा, दिस कैन बी डन। ओके, आगे बढ़ना था। अच्छा, नोट करके पॉइंट देखिए, फॉर कंटिन्यूअस इररेगुलर कर्व वी कैनॉट ब्रेक देम इनटू नोन शेप्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। So we use functions instead, and that is what calculus is. एक मिनट, ठीक है, that is what calculus is. We are using the calculus where the function is provided and we are taking it to find that particular accumulated value or the total change. ठीक है, क्वेश्चन है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन। और ध्यान दीजिए एग्जांपल है, क्वेश्चन नहीं। मेरा पर्पस ये होता है क्वेश्चन, एक मिनट रुकिएगा भाई, तार बीच में आ रही है, ठीक है। अब तार क्या बहुत सारी है, और तार जब उलझ जाती है तो सुलझाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए सतर्क रहिए पहले से, ताकि उलझने से पहले ही चीजें कंट्रोल में रहें। चलिए, अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इज शोन। वो कह रहा है फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, और उसके लिए उसने इंटरवल दे दिया है। सवाल स्ट्रेट है, डायरेक्ट है, डिमांड अपने को दिख रही है। आखिरी बात आपको जो कहना चाहता कि अभी इस टाइम पर मे बी आपके जो आपका माइंड है वो बहुत सारी चीजें समझ चुका हो लोगों के परामर्श से। लोगों ने आपको कुछ बातें बताई, कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें सिखाई, बट मैं एक चीज जानता हूं, और इतने साल पढ़ाने के बाद, इतने लोगों के एक्सपीरियंस को गैदर करने के बाद मैंने एक सिंपल सी चीज सीखी है, देयर इज नो राइट वे, देयर इज नो रॉन्ग वे, देयर इज नो वे फिक्स्ड टू गेट व्हाट यू वांट। जितना केओटिक आप अपने आप को रखकर, केओटिक क्यों बोला? बिकॉज सब्जेक्ट ऐसा है, केओस है इसमें, और जब केओस से आप होकर गुजरते हैं, देन यू कम टू अ पॉइंट वेयर यू आर स्टेबलाइज्ड। शांत हो चुका है सब कुछ, उथल पुथल शांत हो गई है, लेकिन वो केओस से गुजरना पड़ता है पहले। पानी झरना जहां से पानी उसका गिर रहा होगा वहां बड़ा उफान मची होती है, लेकिन जब वही पानी थोड़ा सा आगे जाकर हम देखेंगे, वही पानी बहकर कहीं और गया होगा, तो मस्त प्यारी सी एक शांत नदी जिसमें बोटिंग करते हुए बहुत मजा आएगा। तो जब उस केओस से आप निकल जाएंगे आगे, और केओस का मतलब क्या है? दिस सब्जेक्ट विल नॉट अलाउ यू टू लर्न समथिंग कंप्लीटली बिकॉज थिंग्स आर रिलेटेड। आपको कोई एक चीज पढ़ाई जाएगी तो कुछ ऐसा होगा जो आगे के चैप्टर में बाद में आने वाला होगा। जैसे अगर मैं आपको मैथमेटिकल टूल पढ़ा रहा था, तो क्या मैंने आपको तभी के तभी मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे पढ़ा दिया कि डिफरेंशिएशन कहां यूज होता है, इंटीग्रेशन कहां यूज होता है, स्लोप कहां यूज होता है, एरिया कहां यूज होता है? आगे बोलो सर। हाँ, नहीं। रीजन बीइंग बिकॉज एवरीथिंग इज लिंक्ड, बट यू कैन नॉट टेक एवरीथिंग एट अ सिंगल इंस्टेंस, यू हैव टू ब्रेक इट।
एंड ब्रेक करने के बाद भी क्योटिक है कि कुछ चीजें आएगी, कुछ चीजें रह गई, कुछ चीजें बाद में आएंगी, और कुछ अभी देख लिया उसका कुछ वर्जन। जैसे ग्राफिकल एनालिसिस क्या अभी कंप्लीट हो गया? नहीं। जब तक इक्वेशन ऑफ मोशन, रिलेटिव मोशन और मोशन अंडर ग्रेविटी पे चर्चा ना हो जाए तब तक आप नहीं मान सकते कि ग्राफिकल एनालिसिस, कैलकुलस या इंपॉर्टेंट टर्म्स खत्म हो चुके। लेकिन कुछ बेसिक रूडिमेंट्री डिस्कशन करके आगे तो बढ़ सकते हैं। सो डोंट वरी, whatever you are thinking to take in the form of a new step, take it. Don't try to confirm with it. ठीक है, आप हर इंसान से कंफर्म करने की कोशिश करेंगे, उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी और शायद आप वो चीज कर ही ना पाए जो आपको पता नहीं बहुत बेटर आउटपुट दे सकती। सो इफ यू हैव थॉट अबाउट इट, टेक दैट डिसीजन एंड टेक एवरीथिंग टू द एंड।